अब हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है गैस पावर प्लांट या इसी को बोलते हैं ब्रेटॉन पावर प्लांट या जूल साइकिल या ब्रेटॉन साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंपैरिजन है जो कि आपको आना चाहिए रैंकाइन साइकिल में, ब्रेटॉन साइकिल में और आईसी इंजन में। ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग और इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, बस बेसिक सा है, जब पढ़िएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रेटॉन साइकिल या गैस पावर प्लांट। सबसे पहले ये समझ लीजिए कैसा साइकिल है, ओपन साइकिल है। यहाँ पे हमेशा नया मास आएगा किसका, वर्किंग फ्लूइड का। तो वर्किंग फ्लूइड क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिए, एयर। और कंबशन फ्यूल क्या होता है, नेचुरल गैस। क्या होता है, नेचुरल गैस। और सबसे पहले लोग यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हमारा, सिंपल ब्रेटॉन साइकिल। अब ये सिंपल ब्रेटॉन साइकिल कितने प्रोसेस से मिलकर बनता है, तो देखिए 4 प्रोसेस से। कैसे याद करेंगे, सी फॉर कंप्रेसर, फिर जाता है कंबशन चेम्बर में, फिर जाता है टरबाइन में, और फिर जाएगा यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर में। किस में जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो पहला हो गया कंप्रेसर, फिर हो गया कंबशन चेम्बर, फिर हो गया टी फॉर टरबाइन, फिर होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर में क्या मानते हैं, कांस्टेंट, वहाँ पे हीट रिजेक्शन हो जाएगा। 1 से 2 कंप्रेसर क्या है, एक वर्किंग डिवाइस है। तो वर्किंग डिवाइस 3 होता है, याद रखिएगा, टरबाइन, पंप और कंप्रेसर। जब भी ये तीनों आता है तो हमेशा एक प्रोसेस फिक्स होता है, आइसेंट्रोपिक। ये चीज़ याद रखिएगा। तो कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर में क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये प्रेशर बढ़ा देगा किसका, गैस का। कंबशन चेम्बर, यहाँ पे कंबशन चेम्बर क्या, हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोबैरिक हीट एडिशन। टरबाइन आ गया, तो टरबाइन में क्या बोलेंगे, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और फिर 4 से 1 क्या हो जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में चल जाता है, तो इसे बोलते हैं आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन। यहाँ पे आइए समझा भी देते हैं। देखिए 1 पे क्या है हमारे पास, एयर है। एयर किस में गया, कंप्रेसर में। तो 1 से 2 क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अब यहाँ से एयर गया किस में, कंबशन चेम्बर में। अब यहाँ पे क्या आया, मास ऑफ फ्यूल ऐड किए, मतलब नेचुरल गैस। यहाँ पे कंबशन हुआ एयर का, और 2 से 3 निकल गया। तो 2 से 3 कौन सा प्रोसेस हो रहा है, 2 से 3 हमारा प्रोसेस हो रहा है आइसोबैरिक हीट एडिशन। अब देखिए 3 से 4 क्या हो रहा है, टरबाइन। टरबाइन से हम लोग क्या ले रहे हैं, वर्क ले रहे हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और ये 4 से फिर टरबाइन क्या करेगा, इसको एग्जॉस्ट कर देगा, जो भी गैस जल जाएगा, मतलब एयर और फ्यूल को एयर में। तो वहाँ से क्या बोल देंगे, इसको अगर मिला देंगे तो इसे क्या बोलते हैं, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। आइसोबारिक हीट रिजेक्शन 4 से 1। ठीक है, और याद रखिए यहाँ पे ये कंप्रेसर को कौन घुमाता है, टरबाइन। टरबाइन ही की मदद से कंप्रेसर घूमता है। ठीक है, ये था चारों प्रोसेस। अब आते हैं इसका हम लोग पीवी और टीएस डायग्राम देख लेते हैं। देखिए 1 से 2 क्या है, पीवी डायग्राम पे देखते हैं। तो आइसेंट्रोपिक है, क्या है, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो ये कर्व होगा। 2 से 3 क्या है, 2 से 3 क्या है, आइसोबैरिक, तो ये प्रेशर कांस्टेंट, ऐसा लाइन होगा। 3 से 4 क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ऐसा डायग्राम होगा। और 4 से 1 क्या होगा, डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि ये एयर एटमॉस्फेयर में होता है, तो आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। टीएस डायग्राम भी देख लीजिए, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 आइसोबैरिक हीट एडिशन, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 4 से 1 आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन। ये था पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम किसका, सिंपल ब्रेटॉन साइकिल का। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट, आइडियल ब्रेटॉन साइकिल क्या होता है। आइडियल ब्रेटॉन साइकिल में हम लोग एयर स्टैंडर्ड अजम्पशन लगा देते हैं। अब ये एयर स्टैंडर्ड अजम्पशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं वर्किंग फ्लूइड क्या है, एयर। बट एयर के साथ क्या हम लोग और मिलाते हैं, फ्यूल भी बर्न करवाने के लिए। बट में फ्यूल को, मास ऑफ फ्यूल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मास ऑफ एयर के रिस्पेक्ट में मास ऑफ फ्यूल बहुत ही कम होता है। ठीक है, एक रेशियो भी याद कर सकते हैं, मास ऑफ एयर टू द मास ऑफ फ्यूल क्या होता है, 60:1 टू 70:1। तो याद रखिए एयर स्टैंडर्ड अजम्पशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्किंग फ्लूइड किसको लेते हैं, एयर को। फ्यूल को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। सीपी ऑफ गैस, गैस बोले तो इसमें एयर भी आ रहा था, फ्यूल भी आ रहा था, लेकिन अब सीपी किसका लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एयर का। गामा गैस का नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसका लेंगे, एयर का। तो मतलब समझ आया, आइडियल ब्रेटॉन साइकिल मतलब कि हम लोग जो फ्यूल का जो मास था उसको नेग्लेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या मान रहे हैं कि एयर ही है, और एयर का हम लोग सीपी लेंगे, एयर का गामा लेंगे, दैट्स इट। यही था हमारा आइडियल ब्रेटॉन साइकिल, यही था हमारा एयर स्टैंडर्ड अजम्पशन। तीसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं इफिशियंसी ऑफ आइडियल ब्रेटॉन साइकिल। याद होना चाहिए 1 - 1 आरपी की पावर गामा -1 गामा। आरपी क्या है, प्रेशर रेशियो, मैक्सिमम प्रेशर टू द मिनिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर बताइए कहाँ पे, P2 पे। ये P2 P3 बराबर है, तो मैक्सिमम प्रेशर क्या है, ये प्रेशर हो गया मैक्सिमम। मिनिमम देखिए P1 पे बोलिए या तो P4 बोलिए, ये बराबर है। तो P2/P1 आरपी का वैल्यू हो जाएगा।
अब कभी कभी क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि आरपी बढ़ाइएगा, आरपी बढ़ाने से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो 1 में से छोटा घटाएंगे तो वैल्यू बढ़ी आएगी, तो इफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो याद रखना होगा कि आरपी बढ़ाने से इफिशिएंसी बढ़ता है, एज वेल एज गामा बढ़ाने से भी इफिशिएंसी बढ़ता है। तो मतलब कभी कदर आएगा, गामा किसका ज़्यादा था? मोनो एटॉमिक का। फिर किसका होता है? डाई एटॉमिक का। फिर किसका होता है? ट्राई एटॉमिक का। याद रखिए, गामा मोनो का ज़्यादा होता है, किससे? डाई से। फिर किससे? ट्राई से, ट्राई एटॉमिक गैस से। तो हम लोग मोनो एटॉमिक गैस क्यों यूज़ कर सकते हैं? हीलियम, नियॉन, ये सब क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्यों हम लोग डायटोमिक, एयर कैसा है? डायटोमिक गैस, एयर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एयर हमें ईजिली अवेलेबल होता है आसमान में, हवा में। हीलियम, नियॉन ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? डायटोमिक गैस, गामा का। लेकिन अगर बोलिएगा कि मोनो एटॉमिक गैस है और डायटोमिक गैस है, किसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा? तो मोनो एटॉमिक गैस का, याद रखिएगा। तो ये था हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एक बार और रिपीट कर देते हैं। 1 - 1 बाई आरपी की पावर गामा -1। आरपी क्या है? प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो क्या होता है? P2/P1। और आरपी बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ता है और गामा बढ़ाने से भी एफिशिएंसी बढ़ता है। चलिए चौथा पॉइंट पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब जो हमने एफिशिएंसी निकाला उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे कर सके? तो इफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रहा था? आरपी पे। तो अगर हमारा आरपी मैक्स हो जाएगा तो इफिशिएंसी भी मैक्स हो जाएगा। तो आरपी मैक्स का फॉर्मूला होता है, याद रखिए, टी मैक्स बाई टी मीन की पावर गामा अपॉन गामा -1, गामा अपॉन गामा -1। अच्छा, जब हमने आरपी मैक्स का वैल्यू उठाकर किसमें पुट किया? इस आरपी में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा एफिशिएंसी मैक्सिमम का वैल्यू निकलेगा 1 - टी मीन बाई टी मैक्स। और ये किसके बराबर? ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला देगा 1 - टी मीन बाई टी मैक्स। और ये किसके बराबर हो जाएगा? कार्नोट साइकिल में, कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो डब्ल्यू नेट होता है वो नेग्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नेग्लेक्ट, जीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। पता, नेटवर्क मैक्सिमम एफिशिएंसी के चक्कर में हमारा जो नेटवर्क होता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या कंडीशन है? तो आरपी मैक्सिमम होना चाहिए। आरपी मैक्सिमम कितना होता है? टी मैक्स अपॉन टी मीन की पावर गामा अपॉन गामा -1। और मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है? 1 - टी मीन बाई टी मैक्स, ठीक है। अब आया कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क। अब हमें वर्क मैक्सिमम चाहिए, तब क्या कंडीशन होना चाहिए? तो आरपी क्या होना चाहिए? आरपी मैक्सिमम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरपी मैक्सिमम हो रहा था तो इफिशिएंसी मैक्सिमम होता था। यहाँ पे आरपी हम लोग क्या लेंगे? ऑप्टिमम। और आरपी ऑप्टिमम का वैल्यू होता है टी मैक्स बाई टी मीन की पावर गामा अपॉन गामा -1। देखिए हम सेम है, यहाँ से एनालॉजी कीजिए, कंपेयर कीजिए। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट, एक्स्ट्रा वर्ड क्या आ जाएगा? रूट। तो आरपी ऑप्टिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा? टी मैक्स अपॉन टी मीन की पावर गामा अपॉन गामा -1 रूट अंडर, पूरे क्या है? रूट अंडर। और इफिशिएंसी मैक्स ऑप्टिमम कितना निकलेगा? आरपी ऑप्टिमम है तो एफिशिएंसी भी क्या आएगा? ऑप्टिमम आएगा। इसका फॉर्मूला आएगा 1 - टी मीन बाई टी मैक्स। और टी मीन बाई टी मैक्स क्या ले लेंगे? रूट, सेम एज इट इज। देखिए कंपेयर कीजिए इससे, इसको समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और जब ये वैल्यू पुट करते हैं और डब्ल्यू मैक्स निकालते हैं तो डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सी पी ब्रैकेट रूट अंडर T3 माइनस रूट अंडर T1 का होल स्क्वायर। सी पी ब्रैकेट रूट अंडर T3 माइनस रूट अंडर T1 का होल स्क्वायर। T3 क्या? मैक्सिमम। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर देखें तो TS डायग्राम बना लीजिए। T3 क्या है बताइए? T3 क्या? मैक्सिमम टेम्परेचर है। T1 क्या है? मिनिमम टेम्परेचर है। तो ये दोनों का डिफरेंस लेना है, मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर का रूट का करके स्क्वायर का डिफरेंस ले लेना है। और याद रखें T1 T3 क्या होता है? फिक्स होता है। क्यों? तो T1 किसका टेम्परेचर है? एटमॉस्फेयर का, इसका टेम्परेचर फिक्स है। T3 किसका? ज़्यादा टेम्परेचर इसका बढ़ा देंगे तो ये टरबाइन का ब्लेड क्या हो जाएगा? मेल्ट होने लगेगा। तो ये भी क्या होता है? फिक्स होता है। तो T1 T3 क्या फिक्स है। और देखिए T2 और T4 मैक्सिमम वर्क के लिए कितना रखा जाए? तो रूट अंडर T1 T3। याद रखिए, ये भी कंडीशन आता है कि फॉर मैक्सिमम वर्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2 एंड T4। तो T2 और T4 का वैल्यू था रूट अंडर T1 T3, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। ये था हमारा पॉइंट नंबर 4, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम वर्क। अब हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट ऑफ ब्रेटॉन साइकिल, मॉडिफाइड ब्रेटॉन साइकिल। इट मीन्स अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इसमें मॉडिफिकेशन करने वाले हैं ब्रेटॉन साइकिल में। अभी ब्रेटॉन साइकिल में कितना प्रोसेस था? 4 प्रोसेस, मतलब वो सिंपल ब्रेटॉन साइकिल था। अब हम लोग क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन करेंगे। और कितना तरीके का मॉडिफिकेशन करेंगे? 3 तरीके का। देखते चलिए, पहले समझिए, एक बार और समझना जरूरी है आपको कि ये क्या क्या पॉइंट होता है। यहाँ पे समझिए, हमारे इसमें क्या क्या था? कंप्रेसर था, फिर क्या था?
टरबाइन भी था, और एक था क्या, इफिशियंसी। तीन चीज़ है। कंप्रेसर का जो वर्क होता है, कंप्रेसर का WC हमें क्या चाहिए होता है, मिनिमम, क्योंकि ये हम लोग देते हैं, इसका निगेटिव वर्क होता है, वो हम लोग ये वर्क देते हैं। टरबाइन का वर्क हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम, क्या चाहिए, एज हाई एज पॉसिबल। और इफिशियंसी भी क्या चाहिए, मैक्सिमम। अब देखिए, कंप्रेसर का वर्क हमें मिनिमम चाहिए, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मॉडिफाइड ब्रेटॉन साइकिल में क्या यूज़ करते हैं, इंटरकूलिंग या मल्टी स्टेज कंप्रेसर। याद रखिएगा। तो इसका एम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ एम, डिक्रीज कंप्रेसर वर्क। मल्टी स्टेज कंप्रेसर या इंटरकूलिंग का एम क्या है, कंप्रेसर वर्क को कम कर देता है। कहाँ पे लगता है, देखिए यहाँ पे दो कंप्रेसर के बीच में, मल्टी स्टेज कंप्रेसर इसी को बोलते हैं। दो कंप्रेसर के क्या बीच में लगा दिया, क्या, एक इंटरकूलर। इंटरकूलर क्या है, हीट एक्सचेंजर है, ये हीट रिजेक्ट करता है एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये हो गया हमारा दूसरा कंप्रेसर, फिर एज इट इज़ हमारा ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ये डायग्राम से देख लीजिए, दो कंप्रेसर लगा हुआ है, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एक इंटरकूलर। यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, इंटरकूलर लगा हुआ है। इस पे डायग्राम से आइए, इसका PV डायग्राम बनाते हैं। 1 से 2 क्या था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 से 3 क्या लग गया, 2 से 3 में क्या लग चुका है, इंटरकूलर। ये क्या करेगा, आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन। फिर 3 से 4 क्या लग चुका है, ये हम लोग बोलेंगे क्या, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। देखिए, जब अगर हम लोग ये नहीं कर रहे थे, मतलब मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूज़ नहीं कर रहे थे, तो 1 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा था ये, और हमें ये इतना वर्क और देना पड़ रहा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं PV एक्सिस पे ही वर्क होता है, प्रेशर एक्सिस पे हमें क्या होता है, वर्क। तो ये एक्स्ट्रा वर्क हो जा रहा था। इस एक्स्ट्रा वर्क को हम लोग क्या कर दिए, जो रेड कलर से बनाया वो एक्स्ट्रा वर्क क्या हो चुका है, वो मिनिमम हो चुका है। तो कंप्रेसर वर्क क्या हो चुका है, घट चुका है। याद रखिएगा, इंटरकूलर क्यों करते हैं, टू मिनिमाइज कंप्रेसर वर्क, हो गया, डेट्स इट। अब यहाँ पे समझिए, ये हमारा इसका TS डायग्राम है। बाय यूजिंग इंटरकूलिंग वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट एडियाबैटिक प्रोसेस इनटू आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बार बार अगर मल्टीपल इंटरकूलर कर दिए, बहुत सारे इंटरकूलर लगा देंगे, तो ये जो ब्रेटॉन साइकिल है कैसा बिहेव करने लगता है, कार्नोट साइकिल के जैसा। अब आता है जो, चलो ठीक है, मिनिमम वर्क होता है कंप्रेसर का, तो कितना, दोनों कंप्रेसर। तो देखो, मिनिमम वर्क W मिनिमम वर्क कंप्रेसर फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग। परफेक्ट इंटरकूलिंग क्या होता है, जब T1 और T3 बराबर हो टेम्परेचर, T1 का टेम्परेचर T3 का बराबर हो टेम्परेचर। T1 किसका टेम्परेचर है, इनलेट टेम्परेचर ऑफ कंप्रेसर 1, और T3 किसका टेम्परेचर है, इनलेट टेम्परेचर ऑफ कंप्रेसर 2। अगर दोनों का बराबर टेम्परेचर है, उसे बोलते हैं परफेक्ट इंटरकूलिंग। और तब जाके जो वर्क आता है, मिनिमम वर्क, कंप्रेसर 1 का वर्क और कंप्रेसर 2 का वर्क क्या आता है, बराबर। इसके लिए जो इंटरकूलर का प्रेशर है या इंटरमीडिएट प्रेशर है, मतलब PI, प्रेशर ऑफ हीट एक्सचेंजर, जो कि कौन से हीट एक्सचेंजर, इंटरकूलर का, उसका जो प्रेशर होता है रूट अंडर P1 P2। P1 किसका प्रेशर है, P1 प्रेशर मान लीजिए किसका, ये नीचे क्या था हमारा, नीचे हमारा था क्या, एयर का प्रेशर हो रहा था ना, एटमॉस्फेरिक हीट रिजेक्शन। ऊपर में क्या था, कंबशन चेंबर, उसके बीच का ये P1 P2 है। देखिए यहाँ पे P1 हो गया, ये एयर, यहाँ पे समझ लीजिए ये हो गया एयर प्रेशर, ये P2 कहाँ पे, देखिए P2 यहाँ पे है। P2 किसके इंड का टेम्परेचर है, तो बोलेंगे किसके, कंप्रेसर 1 के, कंप्रेसर 1 के इंड का टेम्परेचर। तो PI क्या था, रूट अंडर P1 P2। और यहाँ पर इफिशियंसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। याद रखिएगा, हम लोग इंटरकूलर लगाते हैं, कंप्रेसर वर्क कम हो जाता है, लेकिन इफिशियंसी भी कम हो जाता है। ये चीज़, ये सारी बातें याद रखिएगा। इंटरकूलर कहाँ पे लगता है, दो कंप्रेसर के बीच में। अब हम लोग सेकंड मॉडिफिकेशन करते हैं, रीहीटिंग। देखिए, आपको उससे कंपेरिजन नहीं करना है रैंकाइन साइकिल से, अदरवाइज आप कन्फ्यूज हो जाएगा। रैंकाइन साइकिल में अलग था, वर्किंग फ्लूइड अलग, प्रोसेस था अलग, सब चीज़ था। यहाँ पे अलग है, ये अलग बात है, कुछ सिमिलैरिटी कुछ ही आ जाए, बट उससे आपको कंपैरिजन करके आंसर नहीं देना है। यहाँ पे अलग केस है। देखिए, रीहीटिंग में इंक्रीज क्या होता है, टरबाइन वर्क। वहाँ पर भी सर टरबाइन वर्क इंक्रीज होता था, ठीक है, बट कंपेरिजन मत कीजिए। तो इसका एम क्या, टरबाइन वर्क बढ़ाना। क्यों, कि टरबाइन वर्क आउटपुट है और हम लोग चाहते हैं कि आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो रीहीटर कहाँ पे लगता है, लगाते हैं दो टरबाइन के बीच में, दो टरबाइन के बीच में लगाते हैं रीहीटर। याद रखिएगा, इंटरकूलर कहाँ लगाते हैं, दो कंप्रेसर के बीच में, रीहीटर कहाँ लगाते हैं, दो टरबाइन के बीच में। ये क्या करता है, हीट एडिशन करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी एक क्या है, हीट एक्सचेंजर है। देखिए 1 से 2 गए थे कंप्रेसर में, 2 से 3 गए,
कंबशन चेंबर में। 3 से 4 टरबाइन 1 में गए, फिर 4 से 5 ये क्या है, 4 से 5 क्या है, रीहीटर है, याद रखिए। फिर 5 से 6 टरबाइन 2 में गए, और जैसे ही ये जो रेड कलर का दिख रही है हमें एक एक्स्ट्रा वर्क मिल चुका है विद द हेल्प ऑफ रीहीटर। तो याद है रीहीटर लगाने से क्या फायदा होता है, टरबाइन वर्क हमें क्या मिलता है ज़्यादा। फॉर टरबाइन आइसोथर्मल वर्क इज मैक्सिमम, याद रखिएगा यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग आइसोथर्मल वर्क क्या था, मिनिमम, यहाँ पे आइसोथर्मल वर्क क्या था, मैक्सिमम। इसी के जस्ट उल्टा हो जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं, इससे कंपेयर करें। और डब्ल्यू मैक्सिमम हो जाता है टरबाइन फॉर रीहीटिंग। और यहाँ पे याद रखिए T3 और T5 क्या होता है, परफेक्ट रीहीटिंग के लिए कंडीशन है। टेम्परेचर T3 T5, T3 किसका टेम्परेचर है, इनलेट ऑफ टरबाइन 1, T5 किसका टेम्परेचर, इनलेट ऑफ टरबाइन 2। और जब हम लोग डब्ल्यू मैक्स क्या होता है, टरबाइन का वर्क, और पहले टरबाइन का वर्क और दूसरे टरबाइन का वर्क क्या होना चाहिए, बराबर, तब हमें जो मैक्सिमम टरबाइन वर्क मिलता है। और जो PI है, इंटरमीडिएट प्रेशर या रीहीटर प्रेशर, उसे बोलते हैं रूट अंडर P1 P2, रूट अंडर P1 P2, याद रखिएगा। तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड थी, रीहीटिंग। रीहीटिंग क्यों करते हैं, टरबाइन वर्क बढ़ाने के लिए, टरबाइन वर्क बढ़ाने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे रीजेनरेटर। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि टरबाइन वर्क तो बढ़ गया, लेकिन इफिशिएंसी यहाँ इस केस में भी घट गया। देखिए कंप्रेसर वर्क घटाना था, हमने क्या यूज़ कर दिया, इंटरकूलर। क्या यूज़ कर दिया, इंटरकूलर। टरबाइन वर्क बढ़ाना था तो हमने क्या यूज़ कर दिया, रीहीटर। क्या यूज़ कर दिया, रीहीटर। बट ये दोनों केस में हमारा इफिशिएंसी क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था। अब हमें इफिशिएंसी बढ़ाना है तो हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, रीजेनरेटर। क्या यूज़ कर लेंगे, रीजेनरेटर। तो रीजेनरेटर कहाँ पे लगता है, समझ लीजिए, टरबाइन के एग्जिट से, ऐसे देखिए समझिए, 1 से कंप्रेसर से घुसे 1 से देखिए कहाँ पे निकले 2 से कहाँ पे एंट्री होता है, 2 के बाद कंप्रेसर के बाद क्या लगा रहता है, रीजेनरेटर। तो रीजेनरेटर में जाता है, रीजेनरेटर से निकलने के बाद कंबशन चैम्बर में जाता है, कंबशन चैम्बर से निकलने के बाद टरबाइन में जाता है, फिर टरबाइन से निकलने के बाद एयर में नहीं हम लोग फेंकते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, एयर में टरबाइन से जो भी हमारा जो फ्यूल बर्न हुआ उसको हम लोग थ्रो कर देते थे। बट अब हम लोग इस एयर को निकाल के, गर्म एयर को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, रीजेनरेटर में। किस में यूज़ करते हैं, रीजेनरेटर में। तो यही बता रहा, देखिए 1 से 2 क्या था मेरा, कंप्रेसर, फिर 2 कंप्रेसर का क्या लगा है, हमारा लगा हुआ है रीजेनरेटर। 2 से 2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या लगा हुआ बताइए, ये लगा हुआ कंबशन चेम्बर, और फिर 3 से 4 क्या लगा हुआ है, टरबाइन। फिर देखिए टरबाइन का जो था हमारा जो बर्न हुआ था उसे लोग फेंके नहीं, उसे हम लोग कहाँ लगा दिए हैं, रीजेनरेटर में। तो देखिए ये और ये क्या बता रहा है, रीजेनरेटर बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, रीजेनरेटर से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बट समझ लीजिए इतना। रीजेनरेटर कहाँ लगाते हैं, कंप्रेसर के इंड में और टरबाइन के भी इंड में। तो कंप्रेसर का इंड हुआ यहाँ तक, ये स्टार्ट हुआ, फिर टरबाइन का जब इंड हुआ तो इसको हमने जोड़ दिए कहाँ पे, रीहीटर से, रीजेनरेटर से। ठीक है, तो अब देखिए टरबाइन का वर्क क्या रहेगा रीजेनरेटर लगाने से, सेम। टरबाइन में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया। कंप्रेसर का वर्क क्या रहेगा, सेम, कोई छेड़छाड़ नहीं किए, लेकिन इफिशियंसी क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। इसीलिए तो इसका एम क्या है, इंक्रीज इफिशियंसी। देखिए टरबाइन का वर्क बढ़ाना है तो क्या यूज़ करो भैया, रीहीटिंग। कंप्रेसर का वर्क कम करना है तो क्या यूज़ करो भैया, इंटरकूलिंग। और इफिशियंसी बढ़ाना है तो क्या यूज़ कर दो, रीजेनरेटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये इंटरकूलिंग और रीहीटिंग से जो इफिशियंसी कम हो रहा था वो कॉम्पनसेट हो चुका है बाय अप्लाइंग रीजेनरेटर। तो कभी भी हम लोग ब्रेटॉन साइकिल अगर मॉडिफाइड यूज़ करते हैं तो साइमल्टेनियसली इंटरकूलिंग भी करते हैं, रीहीटिंग भी करते हैं और रीजेनरेशन भी करते हैं। ओके, अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि इफिशियंसी बताइए विथ आइडियल रीजेनरेटर। मतलब सिर्फ रीजेनरेटर लगा हुआ है तब इफिशियंसी का फॉर्मूला हो जाता है 1 - T min by T max RP की पावर गामा -1 by गामा, गामा -1 by गामा। ये होता कब, रीजेनरेटर के केस में इफिशियंसी। याद, बस इसके अलावा नहीं, बाकी वही था इफिशियंसी का फॉर्मूला, क्या था, 1 - 1 by RP की पावर गामा -1 by गामा। अब अगर रीजेनरेटर है तो इसका एक और केस याद रखिएगा, तो ब्रेटॉन साइकिल विल विथ रीजेनरेटर, ब्रेटॉन साइकिल विथ रीजेनरेटर। तो आरपी बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी कम हो जाएगा और गामा बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी कम हो जाएगा। याद रखिए रीजेनरेटर के सिर्फ केस में आरपी बढ़ाने से इफिशियंसी कम हो जाता है और गामा बढ़ाने से इफिशियंसी कम हो जाता है, बट किसी केस में रीजेनरेटर। ये ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है इससे ये दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड, लेकिन इसी तरह एक्स्ट्रा नॉलेज बता दिए हैं। और इफिशियंसी का जब भी आएगा उससे फॉर्मूला आएगा बेसिक वाले से। ठीक है, एक बार ऊपर करके बता दे रहे हैं। तो ये था हमारा मॉडिफिकेशन। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पे देखिए यही हम लोग बात कर रहे थे
ये देखिए अब ये पॉइंट 1 - 1 बाई आर पी की पावर गामा -1, 1 - 1 बाई आर पी की पावर गामा -1। तो आर पी बढ़ाने से इफिशियंसी बढ़ेगा ही बढ़ेगा और गामा बढ़ाने से इफिशियंसी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सारी बातें थे किससे रिलेटेड, ब्रेटॉन साइकिल से रिलेटेड। ये 5 पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था, एक बार कंक्लूड कर देते हैं। पहला पॉइंट था सिंपल ब्रेटॉन साइकिल, ये क्या होता है समझा के, प्रोसेस क्या होता है। दूसरा क्या, आइडियल ब्रेटॉन साइकिल, मतलब ये स्टैंडर्ड अजम्पशन क्या लगा देते हैं। तीसरा, इफिशियंसी ऑफ आइडियल ब्रेटॉन साइकिल क्या होता है, याद होना चाहिए। कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी और कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क याद होना चाहिए। और लास्ट टॉपिक था मॉडिफाइड ब्रेटॉन साइकिल। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेसर लगाते हैं या बोले इंटरकूलिंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग कंप्रेसर वर्क घटा दें। केस सेकंड क्या, रीहीटिंग। रीहीटिंग क्यों करते हैं, टरबाइन वर्क बढ़ा दें। और रीजनरेटर क्यों करते हैं, इफिशियंसी बढ़ा दें। तो यही था हमारा चैप्टर 2 ऑफ पावर प्लांट, जिसका नाम था ब्रेटॉन साइकिल। आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, यहीं से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू।